नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लोक प्रशासन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण के बारे में आपसे अपनी जानकारी व ज्ञान शेयर करूंगा। इसके अंतर्गत हम जिन बातों के बारे में देखेंगे वो है कि पहले तो हम जानेंगे कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। उसके पश्चात हम केंद्रीकरण के क्या गुण या खास विशेषताएं हैं और केंद्रीकरण के दोष क्या हैं। उसके पश्चात हम विकेंद्रीकरण के बारे में देखेंगे कि विकेंद्रीकरण के क्या प्रकार हैं और उससे रिलेटेड उपागम भी हैं फेजलर के, वो भी देखेंगे। उसके पश्चात हम जैसे केंद्रीकरण के गुण देखे थे वैसे ही विकेंद्रीकरण के गुण देखेंगे और विकेंद्रीकरण के दोषों के बारे में जानेंगे। और उसके पश्चात हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है इसको जानने का प्रयास करेंगे और अंत में हम केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण जो एक अंतर्द्वंद है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अर्थ के बारे में देखते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जो है वो एक दूसरे की विपरीत अवधारणाएं हैं और हमेशा से ये विश्व की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके सामने ये सदैव ये प्रश्न रहा है कि सत्ता का या शासन का केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, गुण हैं, दोष हैं। तो अगर हम देखें कि एक और नियोजित अर्थव्यवस्था, सशक्त व प्रभावशाली प्रतिरक्षा और राष्ट्रीय एकता की जो आवश्यकता है वो केंद्रीकरण को क्या है बढ़ावा देती है, उस पर जोर देती है। जबकि दूसरी ओर जन सहयोग से लोकतंत्र की स्थापना का जो आश्वासन है और क्षेत्रीय स्वायत्तता की बढ़ती मांग जो है वो क्या है विकेंद्रीकरण का समर्थन करती है। इसलिए ज़्यादातर देशों में न तो आपको पूर्ण विकेंद्रीकरण मिलेगा और न ही विशुद्ध केंद्रीकरण मिलेगा और एक मिक्स पैटर्न ज़्यादातर मिलता है सभी जगह में। तो अब हम केंद्रीकरण और जो विकेंद्रीकरण है वो मुख्यतः संगठन में निर्णय लेने की शक्ति तथा भौतिक सुविधाओं का जो जमाव है या बिखराव है उसको स्पष्ट करता है। डेफिनेशन के तौर पर हम देखें, पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखें तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वह विकेंद्रीकरण होता है तथा जो अधीनस्थों के महत्व को घटाए वह क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात जिसमें अधीनस्थों की राय, मशवरा या उनके सुझाव जब लिए जाते हैं या उनको वेटेज दिया जाता है, उनको ऐसा एहसास होता है कि हमारा भी संगठन में कुछ है, तो ऐसी स्थिति जो है वो क्या कहलाती है, विकेंद्रीकरण कहलाती है। और जब अधीनस्थों का महत्व नहीं रहता है किसी भी मामले में, ऊपर से ही आदेश, निर्देश या संसाधन भेजे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, केंद्रीकरण कहलाती है। इसी प्रकार एल.डी. वाइट जो हैं वो कहते हैं कि प्रशासन के निम्न स्तर या तल से उच्च स्तर की ओर प्रशासकीय सत्ता का जो हस्तांतरण है वह क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। और यदि इसके विपरीत स्थिति हो जाए, अर्थात उच्च तल से निम्न तल की ओर जब सत्ता का हस्तांतरण हो जाए तो वो क्या कहलाती है, विकेंद्रीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से सत्ता के हस्तांतरण और अधीनस्थों के महत्व के आधार पर क्या है, हेनरी फेयोल और एल.डी. वाइट ने क्या है इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण जो है, जब ऐसी स्थितियां होगी तो वो विकेंद्रीकरण होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो केंद्रीकरण होगा। जैसे मान लीजिए अधीनस्थ व्यक्तियों और इकाइयों को स्वेच्छा से कार्य करने तथा निर्णय लेने की यदि पर्याप्त शक्तियां सौंप दें तो वो स्थिति विकेंद्रीकरण कहलाएगी, और यदि ऐसा नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण कहलाएगा।
और यदि ऐसी स्थिति हो कि मुख्यालय द्वारा कम से कम नियंत्रण किया जाए तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? विकेंद्रीकरण कहलाएगी। और ज़्यादा नियंत्रण होगा मुख्यालय के द्वारा तो वो क्या कहलाएगा? केंद्रीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार जो निर्वाचित निकाय हैं उनके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा यदि शक्तियाँ सौंपी जाएगी, प्रशासन में जन सहभागिता जो है वो स्पष्ट दिखेगी तो वो क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण कहलाएगा। और यदि ऐसा नहीं हो तो वो केंद्रीकरण कहलाएगा। और इसी प्रकार जनता के निकट तथा मुख्यालय से जो दूर स्वतंत्र क्षेत्रीय इकाइयां हैं उनकी स्थापना यदि ज़्यादा होगी तो वो विकेंद्रीकरण की स्थिति होगी। यदि मुख्यालय पर ही सारी डिपेंडेंसी निर्भरता रहेगी तो वो केंद्रीकरण होगी। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं, कार्य हैं, नियम हैं, उनके संबंध में यदि अधीनस्थ इकाइयों को पूर्ण स्वायत्तता मिलती है तो वो क्या कहलाती है? विकेंद्रीकरण कहलाती है। और यदि स्वायत्तता नहीं है तो वो केंद्रीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि जो वो व्यवस्था है शासन की वो केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत है। तो यदि ऐसी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई है हो तो वो क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। और यदि ना हो तो वो क्या कहलाएगा? केंद्रीकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अर्थ के बारे में जाना। इसके पश्चात अब हम जो केंद्रीकरण है उसके गुणों के बारे में देखते हैं। पहला है प्रभावी नियंत्रण व समन्वय। जैसा कि हम जानते हैं कि संगठनात्मक प्रभावशीलता तथा शासन की सफलता जो है उसका अधिकांश श्रेय जो है प्राय नेतृत्व को, जो हायर अथॉरिटी जो है, लीडरशिप जो है, उसको दिया जाता है। क्योंकि उच्च स्तरीय जो नीतियां हैं, निर्देशन है और नियंत्रण जो है वो संपूर्ण तंत्र के कार्यकरण को क्या है? प्रभावित करता है। और ये जो अवधारणा है उसमें व्यक्तिगत नेतृत्व, नियंत्रण तथा समन्वय जो है वो करना आसान हो जाता है। अर्थात यदि हम संगठन में प्रभावी नियंत्रण और समन्वय करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है? केंद्रीकरण आवश्यक है। दूसरी केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है या केंद्रीकरण की अवधारणा अपनाने का फायदा ये रहता है, उससे क्या है? एक रूपता की स्थापना होती है। जहाँ हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण में अनेकता का प्रसार होता है, ठीक विपरीत केंद्रीकरण में क्या होता है? संगठनात्मक और प्रशासनिक जो एक रूपता है वो रहती है। सभी इकाइयाँ एक नेतृत्व के अधीन कार्य करती है। इससे ये होता है कि उन्हें एक जैसा व्यवहार और कार्य संचालन को क्या है? बनाए रखना पड़ता है। एक रूपता के कारण नागरिकों को यह सुविधा रहती है कि वे आसानी से निष्पक्ष व एकीकृत संगठन की सेवाएं क्या है? प्राप्त कर सकते हैं। नीतियों में, नियमों में और कार्यक्रमों में जब भिन्नता होती है तो उससे विवाद पैदा होते हैं। लेकिन केंद्रीकरण के कारण क्या है? एक रूपता हो जाती है, उससे क्या है? विवाद भी कम हो जाते हैं। तो इसका दूसरा जो गुण है वो है एक रूपता की स्थापना। तीसरा है मितव्ययता। केंद्रीकरण से क्या होता है कि संगठन में कार्मिकों तथा उपकरणों का पूर्ण उपयोग तथा उनमें सामूहिकता का पुट जो है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। पुनरावृत्ति या जो अतिराव या दोहराव जो है उसकी समस्या भी क्या है? नहीं रहती है। और इन सब चीज़ों से क्या है? अंततोगत्वा क्या है? हमारे को मितव्ययता प्राप्त होती है। अगला है इसका जो गुण है वो है राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राष्ट्रीय महत्व के गंभीर विषय जैसे प्लानिंग, रक्षा, वित्त, कर को लगाना और उसका एकत्रित किया जाना, विदेशों से जो संबंध है और जो अकाउंटिंग या लेखांकन जैसी कुछ चीज़ें हैं, उनका जो समाधान है वो केवल केंद्रीकरण के द्वारा ही हो सकता है। उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे परिवार नियोजन है, जनसंख्या नियंत्रण है, मद्यपान का निषेध है, या आतंकवाद जो है उनका सामना करना है, या नशीली दवाइयों का जो व्यापार है उस पर कंट्रोलिंग करना है, सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं हैं, क्षेत्रवाद जो हैं, या इसके अलावा राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ये सब के सब क्या है? केंद्रीकरण के द्वारा ही भली भांति नियंत्रित किए जा सकते हैं।
केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है केवल राष्ट्र के सम्मान और रक्षा के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह किसी भी संगठन की एक छवि की रक्षा भी करती है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भी क्या है, फायदेमंद है। अगला जो गुण है इसका है नेतृत्व की प्रभावशीलता। केंद्रीकरण के द्वारा सर्वोच्च अधिकारी तथा प्रबंधक अपनी प्रतिष्ठा व प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। चूंकि यह प्रणाली सर्वोच्च शिखर पर सत्ता को केंद्रित करती है, अतः महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की अभिलाषाएं इसी विधि से पूरी हो सकती है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रतिष्ठा तथा संगठनात्मक कार्यों को जोड़कर देखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उनको केंद्रीकरण ही पसंद आता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश लोकप्रिय व प्रभावशाली जो राजनेता है वो केंद्रीकरण के समर्थक ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये केंद्रीकरण के मेरिट्स हैं, गुण हैं कुछ। इसके पश्चात अब हम केंद्रीकरण के जो दोष हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है इसका अलोकतांत्रिक। आधुनिक लोक कल्याणकारी और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में केंद्रीकरण की जो प्रवृत्तियां हैं वो अलोकतांत्रिक मानी जाती है। केंद्रीकरण को परंपरावाद तथा राजशाही व्यवस्थाएं जो है उसकी विरासत भी माना जाता है, क्योंकि केंद्रीकरण में एकल नेतृत्व तथा शीर्ष स्तरीय निर्णय क्या है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं तथा अधीनस्थ व्यक्तियों या इकाइयों का परामर्श जो है वो निरर्थक माना जाता है। यदि शासन प्रशासन में आम जन तथा अधीनस्थों की सहभागिता नहीं होगी तो क्रियान्वयन स्तर पर विफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल न होने के कारण अलोकतांत्रिक मानी जाती है। दूसरा इसका दोष है कठोर व अलोकप्रिय। केंद्रीकरण में कठोरता और जड़ता पाई जाती है। इसमें संगठन का विस्तार तथा सत्ता का प्रत्यायोजन इस भय से नहीं किया जाता है कि अधीनस्थ सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। परिणाम ये होता है कि स्थानीय स्तर की समस्याएं न तो समय पर सुलझ पाती है और न ही किसी को उन समस्याओं के समाधान की चिंता होती है। अधीनस्थों का स्वभाव केवल उच्च सत्ता के आदेशों को अनमने ढंग से या आधे अधूरे रूप से क्रियान्वित करने का होता है। ऐसी जो प्रवृत्ति है वो अनावश्यक रूप से क्या है, लाल फीताशाही को भी फिर क्या है, जन्म देती है। इसके पश्चात अगला दोष है कार्य में विलंब होना। केंद्रीकरण में निर्णय की शक्ति तथा उच्च स्तरीय नीति निर्माण की सत्ता एक शीर्ष स्थान पर होती है, जिससे क्या होता है, क्षेत्रीय और अधीनस्थ सेवाएं जो हैं, संस्थाएं जो हैं, अपनी अपनी समस्याएं निरंतर उच्च सत्ता की ओर प्रेषित करती रहती है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि उच्च सत्ता के पास क्या है, काम का क्या है, ढेर लग जाता है। काम की अधिकता के कारण न तो मामलों का समय पर व शीघ्र निस्तारण हो पाता है और ना ही प्रत्येक मामले का गहराई से विश्लेषण हो पाता है। तो इस प्रकार से क्या है, कार्य में विलंब की समस्या भी देखने को मिलती है। अगला इसका दोष होता है अधीनस्थों में कुंठा एवं हताशा। केंद्रीकरण के कारण क्या होता है कि संगठन में जो सेकंड लेयर या जो सेकंड लेवल की जो प्रबंधक की पंक्ति है वो तैयार नहीं हो पाती है। यदि निम्न स्तरीय कर्मचारियों को कभी निर्णय लेने या नियम बनाने का अवसर ही हम नहीं देंगे तो उनमें पहल क्षमता, उमंग, मनोबल या कॉन्फिडेंस कैसे उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अधीनस्थों में कुंठा और हताशा का भाव क्या है, पैदा हो जाएगा। अगला इसका दोष है जन सहभागिता तथा प्रेरणाओं का अभाव। क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रीकरण में क्या है, सब कुछ एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के द्वारा किया जाता है, तो उससे क्या है, ये जन सहभागिता का अभाव परिलक्षित होता है। और इसके अलावा नवाचार और अनुकूलनशीलता जो है उसको भी क्या है,
प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, केंद्रीकरण के दोष हैं। इसके पश्चात हम अब देखते हैं विकेंद्रीकरण के क्या प्रकार हैं। विकेंद्रीकरण के प्रकारों में हम देखते हैं कि इसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो प्रशासनिक और दूसरा है राजनीतिक। पहले हम प्रशासनिक के बारे में देखते हैं। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जो है उसका मतलब ये है कि प्रशासनिक संगठन के अंदर अधीनस्थ विभागों या इकाइयों को सत्ता प्रदान करना। स्पष्ट है कि यह प्रत्यायोजन से ज़्यादा सुधरा हुआ रूप है और ये लोकतांत्रिक भी है। अब हम जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जो है उसको भी चार भागों में विभाजित किया गया है। एक ऊर्ध्वाधर है, एक क्षैतिज है, एक क्षेत्रीय या भौगोलिक है और एक क्या है, कार्यात्मक है। ऊर्ध्वाधर जो रूप है इसमें क्या होता है कि जब संगठन में उच्च इकाई ठीक अपने से नीचे की इकाई को कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता दे देती है तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे कोई विभाग है, वो अपने प्रशासनिक संरचना के किसी अनुभाग को कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता दे दे तो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाएगा। अगला है क्षैतिजिक, हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं। यह समस्तरीय विकेंद्रीकरण होता है। इसमें समान स्तर के अधिकारी या प्रशासनिक इकाई अपने कार्य, अधिकार तथा निर्णय सत्ता जो है वो दूसरे को क्या है, स्थायी रूप से सौंप देते हैं। जैसे समझौता समितियां हैं, आयोग हैं या न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जो हैं, उनकी स्थापना इसी प्रकार की मानी जाती है। अगला है क्षेत्रीय या भौगोलिक। जब कोई विभाग या प्रशासनिक संगठन अपने कार्यालय दूर दूर क्षेत्रों में स्थापित करके उन्हें कार्य करने में जब स्वतंत्रता देते हैं तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का क्षेत्रीय स्वरूप कहलाता है या क्षेत्रीय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है वो। जैसे विभिन्न कार्यालयों के संभागीय या जिला या क्षेत्रीय स्तरीय जो कार्यालय हैं वो क्या है, पूरे देश में जब फैले हुए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, क्षेत्रीय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाएंगे। अगला है कार्यात्मक। जब कोई मंत्रालय या विभाग अपने किसी कार्य को आधार बनाकर पृथक से उस कार्य को निष्पादित करने की इकाई बना देता है तो वो क्या कहलाता है, कार्यात्मक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे भारत सहित ज़्यादातर देशों में क्या है, ये लोक प्रशासन का जो रूप है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चिकित्सा विभाग में स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग की जो पृथक स्थापना की गई है वो इसी प्रकार की है, कार्य के आधार पर की गई है। इसके पश्चात हम देखते हैं इसका जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है वो क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण में प्रशासन के बजाय शासन के स्तरों पर जब सत्ता विभक्त कर दी जाती है, केंद्रीय सत्ता के द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों को सत्ता देने की जो प्रक्रिया है जिसको डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स भी कहते हैं, वो ही राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों, जनभावनाओं तथा विभिन्न दबावों से क्या है, जुड़ा हुआ है। भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण का सटीक उदाहरण है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार अपनी शक्तियां और कार्य सौंप देती है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा प्रशासनिक संगठनों में कुशलता लाने, कार्य को शीघ्रता और सरलता से करने के पक्ष में रहती है, जबकि राजनीतिक विकेंद्रीकरण जो है वो अवधारणा शासन के प्रत्येक स्तर पर जनसाधारण की सहभागिता और शासन संचालन में जनता की भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण के ये
प्रकार हैं। अब हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के उपागम या अप्रोचेज क्या हो सकती हैं। फेजलर जो हैं, जेम्स डब्ल्यू फेजलर जो हैं, उन्होंने क्या है 4 प्रकार के उपागम या अप्रोचेज बताई हैं। पहला है सिद्धांतवादी उपागम, दूसरा राजनीतिक उपागम, तीसरा प्रशासनिक उपागम और चौथा है दोहरी भूमिका उपागम। सिद्धांतवादी उपागम जो है ये एक प्रकार से आदर्शवादी उपागम है, ये एक मानसिक रचना भी इसको कह सकते हैं। ये विकेंद्रीकरण को एक साध्य या लक्ष्य के रूप में दिखता है, साधन के रूप में नहीं दिखता। जबकि राजनीतिक उपागम जो है वो स्वायत्तता प्राप्त राजनीतिक इकाइयों की स्थापना पर क्या है आधारित है। पंचायती राज की स्थापना जो है वो इसी राजनीतिक उपागम के अंतर्गत की गई है। इसी प्रकार जो प्रशासनिक उपागम है वो क्षेत्रीय, संभागीय या खंड स्तरीय या जिला स्तरीय संगठनों की स्वतंत्रता का पक्षधर है, ताकि समस्या समाधान व निर्णय में क्या है सहायता मिल सके। दोहरी भूमिका जो उपागम है वो संघर्षों के समाधान में विकेंद्रीकरण की पद्धति माना जाता है और यह परंपरा और परिवर्तन के मध्य जो अंतर है उसको क्या है देखता है। भारत में जिला प्रशासन पूर्ववर्ती जो नियामकीय कार्य हैं उसके साथ साथ विकास के कार्य भी, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी कार्य करता है। तो ये दोहरी भूमिका के उपागम पर आधारित है। उपागमों को जानने के पश्चात विकेंद्रीकरण के अब हम विकेंद्रीकरण के गुणों की ओर भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला इसका गुण जो है वो है जन भावनाओं के ये अनुकूल है। विकेंद्रीकरण को प्राय जनता की मांग, आवश्यकता और दबाव के कारण क्या है अपनाना पड़ता है। स्थानीय समस्याओं को वास्तविक और भली भांति समझने, उनका मूल्यांकन करने और उनके प्रभावी समाधान के लिए क्या है निर्णय लेने के लिए विकेंद्रीकरण क्या है आवश्यक है। अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से केवल जनता और शासन में ही प्रजातंत्र का विकास नहीं होता, बल्कि यह संगठन के अंदर भी लोकतांत्रिक मूल्यों और आस्थाओं का प्रसार करता है। संगठन में सभी कार्य तथा निर्णय केवल उच्च स्तर पर हो तथा अधीनस्थ इकाइयां उच्च सत्ता के आदेशों का पालन करें तथा इन इकाइयों की निर्णय, नीति और कानून निर्माण में कोई सार्थक भूमिका न हो तो स्पष्ट है ऐसे संगठन में मनोबल में वृद्धि नहीं हो सकती और न ही उत्साह और पहल क्षमता रह पाती है। तो इसलिए क्या है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार के लिए भी क्या है विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अगला है कार्य का शीघ्र निस्तारण। यदि संगठन में केंद्रीकरण होगा तो एक स्थान या एक ही अधिकारी के पास क्या है काम का बोझ हो जाएगा। फलस्वरूप क्या होगा, न तो शीघ्र कार्य हो पाएगा और न ही निर्णयों में भी, कार्यों में भी कोई गुणवत्ता दिखाई देगी। विकेंद्रीकरण चूंकि अधीनस्थ या क्षेत्रीय या स्थानीय संस्थाएं जो हैं अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में निर्णय करने और कार्रवाई करने को स्वतंत्र होती है, इससे क्या है काम में क्या है विलंब नहीं हो पाता। तो कार्य का शीघ्र निस्तारण भी विकेंद्रीकरण का एक गुण है। इसके पश्चात इसका अगला गुण है प्रशासन में लोचशीलता। प्रशासनिक संगठन अपने कार्यकरण में कठोरता और लाल फीताशाही से ग्रस्त माने जाते हैं। यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है प्रशासनिक लोचशीलता और गतिशीलता दोनों में क्या है वृद्धि होती है। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय संसाधनों और सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुसार समाधान तभी हो सकता है जबकि निर्णय की सत्ता स्थानीय स्तर पर दी गई हो। विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासन में लचीलापन आता है, तुरंत निर्णय होते हैं, परिवर्तित परिस्थितियां जो हैं उसके अनुसार उसमें संशोधन और अनुकूलन भी किया जा सकता है। तो इससे क्या है प्रशासन में लोचशीलता आती है। अगला जो इसका गुण है नवाचारों को प्रोत्साहन।
नवीन विचारों को अपनाना तभी संभव है जब क्या है, स्वायत्तता मिले। केंद्रीकरण में एक रूपता, नियंत्रण, समन्वय को ज़्यादा बल दिया जाता है और उस व्यवस्था में क्या होता है, नवीन प्रवृत्तियाँ और सृजनात्मकता जो है वो विकसित नहीं हो पाती है। विकास प्रशासन की जो आधुनिक अवधारणा है उसमें विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक माना गया, क्योंकि निचले स्तर पर अनुभव की जाने वाली जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान है वो ही विकास कार्यों को गति दे सकता है। तो नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए भी विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अगला इसका गुण है वो है आत्मविश्वास में वृद्धि। संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों, अधीनस्थ इकाइयों में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, यदि उच्च स्तरीय सत्ता के निर्णय, आदेश की क्रियान्विति करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका मनोबल क्या है, गिरता जाएगा और वे चुनौतियों या अचानक आने वाले जो संकट हैं उसका सामना ही नहीं कर पाएंगे। अतः अधीनस्थों को स्वावलंबी बनाने, उनको मोटिवेट करने, उनकी योग्यता में वृद्धि करने के अवसर देने के लिए विकेंद्रीकरण ही एकमात्र उपाय है। अगला जो इसका गुण है, नीति एवं क्रियान्वयन में सामंजस्य। केंद्रीकृत जो व्यवस्था है उसमें संगठन की नीतियाँ, कानून और जो कार्यक्रम हैं, नियम हैं, योजनाएं हैं, वो उच्च स्तर पर क्या है, बनती है और निम्न स्तर पर क्या होता है, उनको क्रियान्वित किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्राय क्या होता है, नीतियां और कार्यक्रम जो हैं वो विफल हो जाते हैं। यदि विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम नीतियां, योजनाएं स्थानीय स्तर पर ही बनाएं तथा क्रियान्वित करें तो विफलता की जो दर है वो बहुत कम हो सकती है। तो नीति और क्रियान्वयन में सामंजस्य के लिए भी क्या है, विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अब विकेंद्रीकरण के गुणों को जानने के पश्चात हम विकेंद्रीकरण के दोष भी देखते हैं। विकेंद्रीकरण की अवधारणा जो है वो जहाँ एक और लोकतांत्रिक स्वरूप तथा कुशलता से जुड़ी हुई है तो हमारे को बड़े गुण दिखे थे, परंतु ऐसा नहीं है, इसमें कुछ दोष भी हैं। पहला विकेंद्रीकरण का दोष ये है कि पूर्ण विकेंद्रीकरण क्या है, संभव नहीं है। यद्यपि विकेंद्रीकरण व्यवस्था में बहुत सारे गुण और लाभ दिखते हैं, फिर भी किसी भी शासन व्यवस्था का पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। रक्षा, बजट, विदेश संबंध, गुप्तचर सेवाएं, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनमें विकेंद्रीकरण संभव नहीं है और यदि कर दिया जाता है तो वो क्या है, आत्मघाती भी सिद्ध हो सकता है। यानी कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें केंद्रीकरण होना जरूरी है। इसके पश्चात विकेंद्रीकरण का दोष है नियंत्रण एवं समन्वय में बाधाएं। विकेंद्रीकरण के कारण क्या होता है कि अधीनस्थ संस्थाएं या अभिकरण जो हैं वो स्वायत्तता का लाभ तो उठाती है, परंतु इससे संगठन में जो विभिन्न प्रशासनिक क्रियाएं जो हैं उनमें समन्वय क्या है, जटिल हो जाता है। जितने ज़्यादा निर्णय के स्तर होंगे उतने ही उलझने संगठन में उत्पन्न होंगी। नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन के स्तरों पर नियंत्रण तथा समन्वय क्या है, आवश्यक माने जाते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण हमेशा लाभ ही नहीं देता, क्योंकि अधीनस्थों की सत्ता जो है वो कई बारी क्या है, पथभ्रष्ट भी उनको कर देती है। इसके बाद में इसका दोष अगला है एक रूपता का अभाव। विकेंद्रीकरण के कारण क्या होता है, सभी इकाइयां अपने कार्यकरण में क्या है, स्वतंत्र हो जाती है और प्रत्येक इकाई अपने ढंग से क्या है, नीति, कानून, कार्यक्रम निर्मित करती है और संचालित करती है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, एक ही विभाग के अलग अलग कार्यालय विविधताओं और विभिन्नताओं के क्या है, पर्याय बन जाते हैं। एक रूपता के अभाव में क्या होता है, कई बारी कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी जो स्थिति है वो विकेंद्रीकरण में देखी जाती है। इसके पश्चात अब हम अगला जो दोष है वो इसका अपव्यय के रूप में है। इसमें क्या होता है कि प्रशासनिक संगठनों का प्रसार ज़्यादा होता है, विकेंद्रीकरण के कारण कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ जाती है और ये हमेशा ऐसा हो निश्चित नहीं है, परंतु विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में क्या होता है, विशेषज्ञों और जो योग्य अधिकारियों को की जो है वो दोहरी व्यवस्था करनी पड़ती है। विकेंद्रीकरण में योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों का दोहराव भी होता है।
ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपव्यय की समस्या देखने को मिलती है। अंतिम जो इसका दोष है वो है स्थानीय दुष्प्रभाव। यद्यपि विकेंद्रीकरण का प्रसार स्थानीय लोगों और अधीनस्थों की मांग के आधार पर होता है, फिर भी स्थानीय राजनीति, जाति, वर्ग भेद, पक्षपात, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है उसमें। विकेंद्रीकरण का एक बड़ा दोष है कि इसमें राष्ट्रीय महत्व के मामले क्या होते हैं, गौण हो जाते हैं, और जो कम महत्व के मामले हैं, स्थानीय मामले, वो क्या है, हावी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी क्या है, देखने को इसमें मिलती है। इसके पश्चात अब हम देखते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर क्या है। जैसा कि आपको इसमें टेबल के माध्यम से दिख रहा है, केंद्रीकरण जो है यह है परंपरावाद तथा कठोरता का परिचायक है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या है, यह आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकशीलता का परिचायक है। केंद्रीकरण में सत्ता जो है उच्च स्तर पर एक स्थान पर केंद्रित रहती है, जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है, सत्ता ऊपर से नीचे की ओर अर्थात अधीनस्थों को प्रत्यायोजित की जाती है। केंद्रीकरण में नीति, कानून, कार्यक्रम और महत्वपूर्ण जो निर्णय जो होते हैं वो हायर लेवल पर लिए जाते हैं, जबकि इसमें क्या है, अधीनस्थ या क्षेत्रीय इकाइयाँ निर्णय लेती हैं। केंद्रीकरण में उत्पाद, सेवाएं, संसाधन, उपकरण, इन सब का एक जगह जमा होता है, जबकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि इनका बिखराव पाया जाता है। इसी प्रकार अधीनस्थों तथा जनता के सहयोग में क्या है, कम विश्वास करती है केंद्रीकरण की अवधारणा, जबकि विकेंद्रीकरण में अधीनस्था तथा जनता के सहयोग पर ही यह निर्भर रहती है। अगला जो अंतर है वो है रक्षा, निवेश, नियोजन, वित्त, लेखांकन, ये क्या है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे केंद्रीकरण आवश्यक है, जबकि सामाजिक सेवाएं हैं, जन कल्याण है, इनमें क्या है, विकेंद्रीकरण आवश्यक है। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में ये अंतर हम लोगों ने देखा। उसके पश्चात अब हम देखते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जो है, ये जो अवधारणाएं हैं, इसमें से हम किसको अपनाएं, क्योंकि ये बड़ा ही द्वंद्व का समस्या रहती है कि केंद्रीकरण ठीक है या विकेंद्रीकरण ठीक है। तो ऐसी स्थिति जो है उसमें हम जेम्स डब्ल्यू जो फैजलर हैं, उन्होंने कुछ हमारे को ऐसे तत्व बताए हैं जिनके माध्यम से क्या है, हम केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण कौन सा उचित है उसके बारे में हम क्या है, तय कर सकते हैं। पहला जो तत्व है वो है उत्तरदायित्व का तत्व है। इसमें यह बताया जाता है कि उत्तरदायित्व के अंतर्गत जैसे कोई जो संगठन है उसमें यदि उत्तरदायित्व के महत्व को देखा जाता है तो उसको क्या है, विकेंद्रीकरण पर ये रोक लगाता है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो क्या है, केंद्रीकरण की ओर अग्रसर करती है। तो उत्तरदायित्व का जब तत्व हावी होता है तो उस स्थिति में क्या है, केंद्रीकरण बढ़ता है और विकेंद्रीकरण घटता है। इसी प्रकार प्रशासनिक जो तत्व है वो बताता है कि यदि संगठन काफ़ी पुराना हो जाए तो उसमें क्या है, विकेंद्रीकरण सरलता से हो सकता है, और जो नया संगठन होता है उसको क्या है, भली भांति स्थापित होने में समय लगता है, तो उसमें क्या है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी प्रकार संगठन के पुराना वाला बिंदु तो है ही है, और यदि नीतियां जो हैं वो स्थायी हैं तो वहाँ पे भी क्या है, विकेंद्रीकरण आसानी से किया जा सकता है, और कर्मचारी यदि कुशल हैं तो उस स्थिति में भी क्या है, विकेंद्रीकरण को आसानी से हम कर सकते हैं। यदि
अकुशल है कर्मचारी, नीतियाँ जल्दी जल्दी बदल रही है, तो उस स्थिति में क्या है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अच्छी रहती है। कार्यात्मक जो तत्व है वो भी प्रभावित करते हैं, जैसे बहुआयामी और तकनीकी जो प्रकृति के कार्य जो हैं उनमें क्या है, विकेंद्रीकरण अच्छा रहता है। जबकि रक्षा है, वित्त है, विदेश संबंध हैं या राष्ट्रीय महत्व के जो भी मामले हैं उनमें क्या है, केंद्रीकरण ठीक रहता है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं, वो भी क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करते हैं। संगठन का पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक जो दशाएं हैं वो भी क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करती है। जहाँ जनमत की ओर झुकाव होता है वहाँ पर क्या है, विकेंद्रीकरण होता है। और भौगोलिक आकार अगर बहुत बड़ा है तो उस स्थिति में भी विकेंद्रीकरण की मांग बढ़ती है। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण की मांग जो है उसके पीछे शिक्षा व चेतना का प्रसार, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, विकास प्रशासन की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य का उदय, ये सारी चीज़ें जो है वो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो संचार साधनों में वृद्धि होने से क्या है, तुरंत और सुगम पहुंच हो जाती है। राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं, एकता अखंडता का जो मुद्दा है, मितव्ययता का मुद्दा है, संकटकालीन स्थितियां जो हैं, उन स्थिति में क्या है, केंद्रीकरण की मांग रहती है। तो कोई भी व्यवस्था जो है वो न तो क्या है, पूर्णतः केंद्रीकृत होती है और न ही क्या है, पूर्णतः विकेंद्रीकृत होती है, बल्कि उसमें क्या है, दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती है। और ये दोनों ही अवधारणाएं जो हैं मिलकर संगठन में स्थिरता, जवाबदेहता और निपुणता, प्रभावशीलता लाती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने केंद्रीकरण और बनाम विकेंद्रीकरण के बारे में जाना। आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा। धन्यवाद।